हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और स्टडी में व्यस्त होंगे। तो आपका मतलब यहाँ एनसीईआरटी पॉइंट चैनल पे स्वागत है। और यहाँ पे जो है मतलब डेली आपको 9 से लेकर 12 तक की क्लासेस स्टार्ट हैं और यहाँ पे रोज़ाना क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। और यहाँ पे 9th 10th का साइंस लेवल ही मतलब साइंस सब्जेक्ट ही पढ़ाया जाएगा और 11th 12th का केवल बायोलॉजी। और सबसे पहले आज जो है क्लास 9th का ये फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो है हम लोग ये जो साइंस की किताब है इसको 3 पोर्शन में बांटते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले केमिस्ट्री में कौन कौन चैप्टर आते हैं, बायोलॉजी में और फिजिक्स में। इस तरह से बांट के पढ़ने में जो है मतलब एक अच्छे से रिदम बना रहेगा और अच्छे से समझ में आएगा, हौच पौच नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस विषय सूची को मतलब डिस्कस करते हैं, जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले केमिस्ट्री में आप लोग को क्या पढ़ना है, हमारे आसपास के पदार्थ, जो हमारे आसपास के पदार्थ पाए जाते हैं वो पढ़ना है, पहला चैप्टर। और सेकंड चैप्टर है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसके बारे में है सेकंड चैप्टर। और केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर जो है परमाणु एवं अणु है। और चौथा चैप्टर है परमाणु की संरचना। और उसके बाद केमिस्ट्री में केवल 4 ही चैप्टर हैं। और बायोलॉजी में यहाँ पे 3 चैप्टर हैं, जिसका मतलब पहला चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई, जिसमें हम लोग सेल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आपके सब्जेक्ट में जितना दिया है, जितना डिप में दिया है उतने बारे में ही जानेंगे। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा बातें भी जानेंगे जो मतलब लगेंगे कि जानने लायक ज़रूरी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और सेकंड चैप्टर है ऊतक, जिसे टिश्यू कहते हैं इंग्लिश में। और थर्ड चैप्टर है खाद्य संसाधनों में सुविधा। और उसके बाद आइए फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में देखिए यहाँ पे 5 चैप्टर हैं। तो यहाँ पे जो है पहला चैप्टर इसका है गति, और दूसरा है बल तथा गति के नियम, और तीसरा चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण, और चौथा चैप्टर है कार्य तथा ऊर्जा, और 5वां चैप्टर है ध्वनि। तो ये हमारा रहा विषय सूची। और उसके बारे में सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी का स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये 3 ही चैप्टर है और बायोलॉजी याद करने वाला है। तो बायोलॉजी आप लोग पहले कंप्लीट कर लीजिए, ताकि उसको रोज़ाना 15 मिनट आप रिवीजन भी करते रहें। और हाँ दोस्तों, इसके बारे में ये बताना ज़रूरी है कि मतलब ये चैप्टर ख़त्म होते होते हर एक चैप्टर जो भी ख़त्म होगा उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एक छोटा सा मतलब ऐसे क्वेश्चन रखा जाएगा तो उसको भी सॉल्व किया जाएगा, जिससे आप लोग का तैयार भी रहे। और उसके बाद ही अगला चैप्टर स्टार्ट होगा। इस तरह से डेली आपको रोज़ाना मतलब क्लासेस प्रोवाइड कराएंगी। तो चलिए पहले चैप्टर के बारे में बायोलॉजी में देखिए। पहला चैप्टर है, बायोलॉजी में 3 ही चैप्टर है। तो पहला चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला चैप्टर में देखिए हम लोग को ज़्यादातर सेल के बारे में ही बात करना है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले देखिए कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी, इसमें क्या होता है, और यहाँ पे हाईलाइट भी करते चलेंगे जो अच्छा पॉइंट होगा तो उसको मेन याद रखिएगा, क्योंकि वो कंपटीशन में जो है मतलब ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन, जिसमें कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। अब कोशिका क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। तो कोशिका जैसे आप लोग हम मतलब ये सुने होंगे कि जैसे देखे होंगे घर जब बनता है सबसे छोटी इकाई क्या होती है उसके बनने में, तो ये ईंट होता है, गिट्टी होता है, ये सब छोटे छोटे चीज़ों से मिलके एक पूरा घर बनता है। तो वो जो सबसे छोटी इकाई है जिसके हेल्प से वो बना है, तो उस वैसे ही हमारी बॉडी का जब निर्माण हुआ है तो वो जो है एक छोटे से कोशिका से बना हुआ है, जो हमें दिखाई भी नहीं देता है। और कोशिका कई प्रकार के भी होते हैं, आगे हम इस चैप्टर में देखते हैं। और यहाँ पे देखिए सभी जीवधारियों का शरीर छोटे छोटे संरचनाओं से मिलकर बना है, जिसे हम लोग कोशिका ही कहते हैं। कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक, ये चीज़ याद रखिएगा, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अब उसके बाद देखिए कैसे बॉडी का निर्माण हुआ, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में बताया हुआ गया है। ये देखिए एक कोशिका है, ठीक। ये कोशिका को मैंने केवल यहाँ पे कोशिका इस तरह लिखा शॉर्ट फॉर्म में, यहाँ हमेशा हर चैप्टर में ऐसे ही मिलेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा शॉर्ट फॉर्म। और फिर देखिए कई कोशिकाओं से मिलकर यहाँ पे ये ऊतक बना है। उसके बाद ये ऑर्गन,
कई ऊतकों से जैसे मिलने के बाद एक अंग का निर्माण हुआ है, और उसके बाद कई अंगों से मिलके एक तंत्र निर्माण हुआ है। जैसे आपका होता है श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, इस तरह से मतलब उसमें कई, देखिए श्वसन तंत्र में यहाँ ये जो है श्वसन मार्ग है, यहाँ फेफड़ा है, तो ये सब मिलके एक साथ काम कर रहे हैं, ये एक तंत्र के रूप में बने हैं। अब जैसे आपका पेन जो है मतलब एक रिफिल, कैप और एक जो ऊपर का वो होता है बॉडी, उसका मतलब उससे मिलके पूरा बना हुआ है। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पे जो अंग तंत्र हैं ये सब अलग अलग ऑर्गन से मिलके बने हुए हैं, और उसके बाद ये अंग तंत्र, कई सारे अंग तंत्र मिलके जो है एक बॉडी का निर्माण करते हैं। और उसके बाद देखिए अब ये हम लोग कोशिका की खोज किसने की इसके बारे में जानते हैं। तो कोशिका की खोज सबसे पहले मतलब रॉबर्ट हुक जो है 1665 ईस्वी में किए थे। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 1665 ईस्वी ये मेन पॉइंट है, पूछा जाता है, और यहाँ पे रॉबर्ट हुक नाम याद रखिएगा। इन्हें प्रकोष्ठ कहा, जो इन्होंने मतलब कोशिका खोजा था उसे उन्होंने प्रकोष्ठ कहा, ये चीज़ें भी याद रखिएगा। और फिर बाद में जो है इसे चल के सेलुला नाम दिया गया। और उसके बाद देखिए इन्होंने क्या किया, स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से मृत मतलब मरे हुए पादप कोशिका की खोज की। स्वनिर्मित जो उन्होंने खुद से बनाई हुई सूक्ष्मदर्शी था, जो उतना अच्छा डेवलप में नहीं था, उससे जो है पादप कोशिका की खोज की। और वो जो है कोशिका मतलब एक कार्प कोशिका थी। कार्प कोशिका सबसे पहले आप कार्प कोशिका उसे कहते हैं जैसे जो पादप का ऊपरी भाग होता है, जैसे ये पेड़ के तने पे देखे होंगे, तो वो जो चीज़ होती है उसी को कार्प कहते हैं। हम पहले ज़माने में आप लोग देखे भी होंगे, फिल्मों में भी देखे होंगे कि ये जैसे बॉटल होता था, तो कोई संदेश जब पहुंचाना होता था तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर लकड़ी का इसमें बना के लगाया जाता था। तो ये जो लकड़ी की चीज़ होती थी इसे ही कार्प कहा जाता था। और उसी के मतलब एक छोटे से पार्ट को लेके इन्होंने रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में देखा था, तो वो जो है मृत कोशिका थी। और उसके बाद इसका स्ट्रक्चर भी आगे हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे देखिए सेलुला है, सेलुला यानी वही कोशिका का जब अवलोकन उन्होंने किया तो उन्होंने ये पाया कि ये सेलुला जो है मधुमक्खी के छत्ते के समान है। यहाँ पे देखिए ये जो है उन्होंने इस तरह देखा हुआ था, जैसे ये कोई लकड़ी का पार्ट है, ठीक है, इसमें से हम लोग छोटा सा निकाले सूक्ष्मदर्शी से देखें तो वहाँ पे इस तरह से मतलब बने हुए थे। तो मधुमक्खी का छत्ता आप लोग अक्सर ऐसा ही देखे होंगे इस तरह से। अब देखिए बीच का सारे जितने भी मटेरियल होते थे वो खाली हो गया, तो ये ऊपर का आवरण ही बचेगा, तो वो इस तरह कुछ दिखता था। और यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ये जो है एक प्लांट सिल्क का उन्होंने देखा था, मतलब पौधे के। और उसके बाद फिर नीचे देखा जाए सभी जीवधारियों का शरीर की सबसे छोटी संरचनाओं से मिलकर बना है, और इसे सूक्ष्मतम इकाई को ही कोशिका कहते हैं। तो आप लोग जान गए हैं कि कोशिका किसे कहते हैं। कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, ये 2 बार रिपीट हो गया है, लेकिन इसको याद रखिएगा। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जीवित कोशिका की खोज किसने की। तो जीवित कोशिका की खोज जो है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। ये जो है मतलब 1674 ईस्वी में किया था। और ये भी सन याद रखिएगा कि अगर जो आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछे कि मृत कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक, या नॉर्मली केवल कोशिका की खोज पूछे तो भी आप लोग ये रॉबर्ट हुक का ही नाम लेंगे और 1665 वो सन याद रखेंगे। अगर जो यहाँ पे जीवित कोशिका की बात की जाए, या जैसे आरबीसी या बैक्टीरिया या शुक्राणु या प्रोटिस्टा की बात की जाए कि खोज किसने की, तो आप लोग एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ही मतलब वहाँ पे टिक करेंगे ऑप्शन में। और ये सन जो है जरूर याद रखिएगा। अब देखिए एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम उन्नत सूक्ष्मदर्शी, उन्नत मतलब जो डेवलप हो चुके थे, काफ़ी अच्छे प्रकार के सूक्ष्मदर्शी जो थे, सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में जीवित कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका वो मरी हुई नहीं थी, जो अपने अंदर उसके सारे मटेरियल थे, जो भी मान लीजिए कोशिका है तो उसके अंदर जैसे वहाँ पे पादप कोशिका में जो था वो केवल आवरण ही बचा हुआ था, बाहर के सारे मटेरियल जो है नष्ट हो गए थे। लेकिन यहाँ पे जो है इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। तो इनके द्वारा खोजी गई कोशिका देखिए आरबीसी थी, बैक्टीरिया सेल यानी जीवाणु कोशिका, शुक्राणु और प्रोटिस्टा। ये सब के बारे में भी आप जानेंगे कि ये शुक्राणु क्या होता है, प्रोटिस्टा क्या होता है, ठीक है, आगे चल के।
अभी आप लोग इतना ही जानिए। और रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक के बारे में बताया था। अब देखिए केंद्रक क्या होता है। केंद्रक यहाँ पे ये जो सेल में मेन पॉइंट होता है, मेन सेंटर, जैसे हमारे इंडिया का जो है मतलब वो राजधानी दिल्ली है, ठीक है। तो उसी प्रकार जहाँ से मेन काम होते हैं सारी चीज़ें, तो उसी प्रकार से एक कोशिका को भी कंट्रोल करने वाले ये मेन सेंटर को ही जो है हम लोग केंद्रक कहते हैं। आप लोग इसे जान लीजिएगा। तो अब इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज भी बहुत बार पूछा जा चुका है। ये रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 ईस्वी में। और उसके बाद इन्होंने, देखिए अब आप लोग को कन्फ्यूजन कैसे होता है कि रॉबर्ट हुक या रॉबर्ट ब्राउन। तो सबसे पहले देखिए हम बता दें कि यहाँ रॉबर्ट हुक में क आता है पीछे, हुक क से कोशिका याद रखिएगा। और रॉबर्ट ब्राउन यहाँ न आ रहा है, केंद्रक में भी न आ रहा है, यहाँ रॉबर्ट ब्राउन में भी न आ रहा है। तो इससे आप लोग याद रखिएगा। ये दो नाम आप लोग को शायद काफ़ी कंफ्यूज करें, तो इसके बारे में मैंने एक छोटा सा ट्रिक दिया जो याद रखिएगा। तो ये सन भी याद रखिएगा कि रॉबर्ट ब्राउन ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की, रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की, और रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की। ओके, अब देखिए J.E. पुरकिंजे 1839 में जो है इन्होंने क्या किया था? जीवद्रव्य की खोज की। अब जीवद्रव्य क्या होता है? अब देखिए ये तो हमारा कोशिका हो गया था, ये केंद्रक हो गया था, इसको किसी और ने खोजा था, इसको जो है रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था, एंटोनी वान लीeuwenhoek ने इसको भी खोजा था। लेकिन इसके अंदर ये जो सारे द्रव्य पाए जा रहे हैं वो उसकी खोज किसने की थी? इसके बारे में हम लोग पता लगाने के लिए मतलब ये इन्होंने J.E. पुरकिंजे जो 1839 में खोजे थे। ओके, इसको भी याद रखिएगा। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग NCERT बुक अपने पास ही खोल के बैठे ताकि आसानी हो। और जहाँ तक कोशिश हो कि आप लोग एक बार NCERT पढ़ के आएँ। NCERT देखिए ऐसी चीज़ है कि मतलब एक बार जब उसको जितना पढ़ेंगे उतना ही अच्छे अच्छे पॉइंट आपको हर बार मिलेंगे और समझ में ही आता जाएगा। और बुक आप लोग साथ में लेके बैठा करिए। और आगे चलते हैं। साइटोप्लाज्म, यह एक तरल जेली समान संरचना होता है। ये जो है मतलब ठोस नहीं होता है। जेली मतलब एक लिक्विड, जैसे जेल जो हेयर में आप लोग यूज करते हैं उसी लाइक स्ट्रक्चर जो है था वो जेली जो है इस सेल में पाया जाता है। समान तरल पदार्थ, वही जो है मतलब आप लोग उसको लगाते होंगे, जानते होंगे, तरल पदार्थ कोशिका के अंदर होता है, उसी को हम लोग साइटोप्लाज्म या जीवद्रव्य, हिंदी में जीवद्रव्य और बाहर जो है इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे आप लोग के NCERT में एक पॉइंट और दिया गया है, हैक्सले। इनके बारे में हम लोग जानते हैं इन्होंने क्या किया। इन्होंने 1869 ईस्वी में इन्होंने जीवद्रव्य को जीवन की भौतिक आधार कहा। ये चीज़ें आप लोग ये मेन पॉइंट में नोटिस करिएगा। इसको देखिए, जो मेन पॉइंट है इसको मैंने हाईलाइट किया है, तो वहाँ पे आप लोग अच्छे से नोट बनाते चलिएगा और इसको हाईलाइट करते चलिएगा, याद भी करते चलिएगा। तो हेक्सले ने इन्होंने जीवद्रव्य को सबसे पहले क्या किया? अभी तक तो मतलब इसके मेन कार्य के बारे में इन्होंने ही बताया। तो यहाँ पे जीवद्रव्य जो है मतलब भौतिक आधार है उस के कोशिका के, इन्होंने हेक्सले ने बताया। अब देखिए कुछ जो है मतलब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग उसके बारे में जानते हैं कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया। तो कोशिका का सिद्धांत जो है यहाँ पे देखा जाए तो दो वैज्ञानिक ने दिए, एक स्लीरे जो 1838 में दिए और एक स्वान 1839 में दिए। ये दो वैज्ञानिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अब इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि देखिए सभी जीवधारी कोशिका व कोशिका के उत्पादों से मिलके बने हैं। यानी जितने भी आप लोग चाहे पेड़ पौधे देखते होंगे, जीव जंतु देखते होंगे, तो यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि सभी जीवधारी कोशिका व कोशिका के उत्पाद, कोशिका जितने भी यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं जीवद्रव्य में, साइटोप्लाज्म, तो इससे क्या निर्मित हुआ है। उसके बाद वो धीरे धीरे आप लोग देखे हैं कैसे बॉडी का निर्माण हुआ। तो जितने भी कोशिका से मिलके बनते जाते हैं स्ट्रक्चर, उनके वो पाद से मिलके बना हुआ है, ठीक।
अब देखिए, कोशिका सभी जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ये तो आप लोग को कई बार मिलेगा, तो इसको याद रखिएगा। अब लेकिन देखिए, ये सिद्धांत जो है, इसका मतलब इसको क्यों मान्यता उतना ज़्यादा प्राप्त नहीं हुआ, तो उसके बारे में जानते हैं कि इसकी कमी क्या थी। तो इसकी मेन जो है मतलब जो कमियां थी, तो कोशिका की उत्पत्ति को इन्होंने नहीं समझा पाया था। ये दोनों वैज्ञानिक जो है, ये एक पहली बात तो ये अलग अलग देशों के थे, और इन्होंने कोशिका की उत्पत्ति की, एक कोशिका सबसे पहले आई तो आई कहाँ से, उसके बारे में इन्होंने ये नहीं बता पाया। तो इसको भी बताने के लिए एक बाद में जो है वैज्ञानिक आए, ये भी तो इनका नाम जो था रूडोल्फ विर्चो था। तो इन्होंने कोशिका के सिद्धांत का रूपांतरण किया, मतलब जो ये पहले सिद्धांत दिया गया था उसको उसमें परिवर्तन किया। ये रूपांतरण शब्द उसी के लिए प्रयोग किया गया है। और उसके बाद सभी मतलब कोशिका की उत्पत्ति जो है उनकी पूर्ववर्ती, यानी जो पहले जो कोशिका दी गई है, जैसे जो पूर्वज होते, पूर्ववर्ती का मतलब जो पूर्वज होते हैं, तो उनसे हुई है। जैसे आप लोग समझ ये देखे ही होंगे कि हम लोग का जन्म जो है हमारे पूर्वजों से हुआ है, तो उसी प्रकार से जो ये कोशिका हैं उनकी उत्पत्ति जो है पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही हुई है। ठीक है, जो पहले कोशिका थी ये कहीं से आए नहीं। लेकिन इसके बारे में जब विकास चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, वो 12th में है, तो उसके बारे में आप लोग डिटेल जानेंगे। यहाँ पे बस इतना ही जानिए आप लोग कि कोशिका की उत्पत्ति जो है उनके पूर्वजों या पूर्ववर्ती जो पहले मौजूद कोशिका थी उससे ही निर्माण हुई है। अब देखिए, यहाँ पे देखिए आपके एनसीईआरटी में ये 5.2 में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वो करेंगे डिस्कस। तो ये जो है पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग भी एक बार ट्राई करिएगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको ज़रूर डिस्कस करूँगी। तो पहला क्वेश्चन जो है, क्या सभी कोशिका आकार संरचना एक जैसी दिखाई देती है? आपके एनसीईआरटी में भी है, और मैं काफ़ी अच्छे से डायग्राम से इसको जो है मतलब डिस्कस करूँगी। और सेकंड क्वेश्चन है, क्या कोशिकाओं की संरचना एक जैसी दिखाई देती है? इसके बारे में भी बताएंगे। और थर्ड पॉइंट जो है, क्या पादप विभिन्न भागों में पाए जाने वाली कोशिकाओं में कोई अंतर नहीं होता है? जैसे मतलब एक पौधा है, मतलब एक ही कोशिका से बना है या अलग अलग जो कि उसकी पत्ती अलग प्रकार के कोशिका से बनी है, उसका जड़ अलग प्रकार के कोशिका, ये बारे में पूछ रहा है, तो इसको भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। और चौथा क्वेश्चन जो है, हमें कोशिकाओं में क्या समानता दिखाई देती है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग एक बार अपना मत इस पर ज़रूर प्रस्तुत करिएगा। ये क्वेश्चन जो है आपको केवल ऐसे सॉल्व करने के लिए नहीं दिया गया, आपके सोच को डेवलप करने के लिए दिया गया है कि आप क्या सोचते हैं, अभी तक जितना पढ़े उससे क्या आपका निष्कर्ष। यहाँ से आपसे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जितना भी बने खुद से पहले ट्राई करिएगा, उसके बाद मैं कल जो है नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। ओके बाय दोस्तों, जाते वक्त आप लोग ज़रूर एक बात याद रखिएगा, हेल्प करिएगा, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों, बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।